नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतर आए हैं और इसी बात के चलते बांग्लादेश के सेना प्रमुख के द्वारा पूरे बांग्लादेश के अंदर हाई अलर्ट जारी करवा दिया गया है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उन सब के बाहर आज सेना को तैनात कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार आज बांग्लादेश के अंदर ऐसा क्या होने वाला है। तो आज है 13 नवंबर और आज बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को लेकर सुनवाई होना है और इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जिसके चलते शेख हसीना के खिलाफ जो सरकारी वकील इस मुकदमे को लड़ रहा है उसके द्वारा यह डिमांड रखी जा रही है कि अब इस मोहतरमा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चचा के द्वारा भी अभी हाल ही में 2 बड़े फैसले सुनाए गए हैं और उन फैसलों के चलते कई सारे बांग्लादेश के लोग खुश नहीं हैं। इसलिए छोटा आंदोलन तो शुरू हो चुका है, बहुत बड़ी भीड़ अभी देखना बाकी है। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में 2 घंटे पहले खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की है कि आज है 13 नवंबर और आज शेख हसीना की सुनवाई होनी है, जिसमें या तो शेख हसीना को आज मौत की सजा मिलेगी, यानी कि फांसी की सजा का ऐलान होगा, या फिर इसे पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। और जब बात माफी की आती है तो इसके खिलाफ जो मुकदमा लड़ रहा है उस वकील के द्वारा कहा गया माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जरा सुनिए कि इनके खिलाफ कौन कौन से मुकदमे यहाँ पर दर्ज करवाए गए हैं। मुकदमे की अगर हम बात करें तो पहला आरोप है 1400 हत्याओं का। अब आप सोचोगे ये 1400 हत्या कब करवा दी थी, जरा सुनिएगा इस बात को, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है आप जरूर से डिसाइड कीजिएगा। 1400 हत्याएं कब करवाई थी शेख हसीना ने? आज से 1 साल पहले, यानी कि 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। वो आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि शेख हसीना के द्वारा कुछ समय पहले एक नए प्रकार का बिल लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी का परिवार निवास करता है उन सबको एक नए प्रकार का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलेगा, और वो भी कितना प्रतिशत? 30% आरक्षण मिलेगा, जो कि सरकारी नौकरी के लिए भी होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट कॉलेज वगैरह हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर 30% आरक्षण मिलेगा। और इसी आरक्षण के चलते बांग्लादेश के अंदर लाखों की संख्या में छात्र जो है यहाँ पर नाराज हो गए कि आपने इनको तो आरक्षण दे दिया, हमारा क्या है। और उसी बात के चलते इन्होंने ढाका को घेर लिया था, इनके पीएम हाउस को भी घेरा था, वहां पर संसद के अंदर भी आग लगा दी थी और एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो शेख हसीना के द्वारा इस फैसले को वापस ले लिया कि भाई हमने जो फैसला दिया था हम इसे वापस ले रहे हैं, ठीक है, हम इसे लागू नहीं करेंगे। पर अब छात्रों की मांग चेंज हो चुकी थी। इन्होंने बोला कि आपने तो इस फैसले को वापस ले लिया, पर अब हम आपको पीएम के रूप में देखना ही नहीं चाहते, इसलिए किसी भी हालत में पीएम पद से आपको इस्तीफा देना होगा। जैसे इस प्रकार की बातें निकल के आई, आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप से बढ़ता गया, क्योंकि और भी पार्टीज का यहाँ पर समर्थन मिल रहा था, जो कि इनकी विपक्ष की पार्टी थी। और इतना ज्यादा समर्थन मिला कि इन्होंने कई सारे सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। और उन सबको कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर रिलीज किए गए थे। ऑर्डर किस प्रकार के? इन्होंने कहा शूट एंड साइड के ऑर्डर, क्योंकि भीड़ को रोकने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली मारने का आदेश दिया। भीड़ को रोकने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए, यहाँ तक कि पानी की बौछार भी की गई थी, लाठी चार्ज भी करवाया गया। और उसी दौरान जो है 1400 लोगों की मौत हो जाती है। आप सभी को याद होगा कि जब बांग्लादेश के अंदर आंदोलन हुआ था तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और उस समय मैंने आपको बताया था कि 17-18 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग जो है घायल हुए हैं। अब जो कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसमें बात निकल के आ रही है कि 17-18 नहीं बल्कि 1400 हत्या हुई थी। तो आप जरा बताइएगा कि यह राजनीतिक चाल है या फिर 1400 हत्याएं वाकई में हो चुकी थी। अब इन हत्याओं को लेकर भी एक नए प्रकार का आरोप है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में और सुनो। अपहरण का मामला यानी कि किडनैपिंग भी करवाई है मोहतरमा ने, यह भी इनके ऊपर एक बड़ा आरोप है। तीसरा आरोप है टॉर्चर का आरोप। जिन आंदोलनकर्ता, आप सभी जानते हैं कि जो आंदोलन वहां पे आंदोलनकारी थे, यानी कि जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट थे,
उनमें से कुछ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें जेल में डाला गया तो इनके आदेश पर उन लोगों के कान के पास में फायरिंग करवा दी गई थी, बुरी तरीके से पूछताछ की गई और बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। तो उसका भी मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है और इन सभी बातों को लेते हुए जो है आज सुनवाई होना है। और कौन कौन से मुकदमे हैं आगे मैं आपको बताऊंगी, पर एक तरफ जो है मुकदमा चल रहा है और एक तरफ ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो सड़क पर इसलिए आ गई है क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी है इसका नाम है अवामी लीग पार्टी। अवामी लीग पार्टी जो है आज पूरे देश के अंदर आह्वान कर रही है कि आज बांग्लादेश के अंदर लॉकडाउन लग जाना चाहिए क्योंकि हम जो हमारी प्रमुख कार्यकर्ता है यानी कि शेख हसीना है उसके खिलाफ इस प्रकार का फैसला नहीं सुनाने दे सकते। इसको लेकर भी हंगामा मचा हुआ है क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी के समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, वो तो आज लाखों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं सड़कों के ऊपर कि आप जो है गलत फैसला ना दे कहीं शेख हसीना को लेकर। अब मैं थोड़ा सा बांग्लादेश आपको दिखा दूं कहां पर है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये छुटकू सा भारत की कॉपी करता हुआ एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। अगर हम इसे जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में यहाँ पर सटा हुआ है। ये मोहतरमा आपको दिखाई दे रही हैं जो कि बांग्लादेश की पीएम रह चुके हैं और आज इन्हीं को लेकर हंगामा बांग्लादेश के अंदर मचा हुआ है। अब आप देखिए और कौन कौन से आरोप इनके ऊपर चल रहे हैं। एक तो 1400 हत्याओं का हो गया है, इसके अलावा निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर फायरिंग की गई, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले करवाए गए थे, पुलिस को कहकर लाठी चार्ज यहां पर करवाया गया, सैकड़ों लोगों का अपहरण कराकर उन्हें गायब करवा दिया गया। यानी कि इन मोहतरमा के खिलाफ जो भी व्यक्ति यहां पर बोल रहा था उन सब की इन्होंने किडनैपिंग करवाई है, इसकी बातें भी सामने निकल के आ रही है। इसके अलावा लाशें जलाना, सबूत खत्म करने का आरोप भी लगाया गया है। आप जानते हैं 1400 लोगों की मौत हुई है, उनमें से कुछ लोगों की लाशें नहीं मिली हैं, यानी कि सबूत भी मिटा दिया गया है। और सबूत किसने मिटाया है? शेख हसीना ने मिटाया है, यह आरोप भी लगाया गया है। जांच एजेंसी और कोर्ट पर दबाव लगाने का और करप्शन का आरोप भी इनके ऊपर लगा दिया गया है। अब आप देखिए किस किस प्रकार के आरोप जो है यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर लगाए गए हैं। अब आरोपी केवल शेख हसीना ही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि उस समय देश की पीएम यही थी, इसीलिए इन्हीं के ऊपर वो सारे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। यही नहीं, इनके साथ में सह आरोपी भी हैं। आप जानते हैं कि सह आरोपी क्या होता है? एक जो चोर अंदर चोरी कर रहा है और एक बाहर गेट के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है? निगरानी करने का काम कर रहा है, तो सह चोर हम उसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सह आरोपियों की संख्या है 203, जो कि शेख हसीना के साथ में उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। उनमें से एक है पूर्व गृह मंत्री और एक है पूर्व आईजीपी, इनके ऊपर भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज है, जिनके अंदर डॉक्टर भी शामिल है, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। ये क्या कर रहे हैं? गवाही देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये सारी बातें तो यहाँ पर निकल के आ रही हैं, पर कोर्ट के हाथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबूत भी लगा है। अब सबूत किस प्रकार का है, जरा सबूत के बारे में सुनिए। शेख हसीना के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो टैप्स और वीडियो फुटेज जो है अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर वायरल हो गए हैं। अब आप देखिए, जिस समय भीड़ को काबू करने के लिए बांग्लादेश की पीएम के द्वारा बातचीत की जा रही होगी, शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए जा रहे होंगे, उस समय किसी के द्वारा ये वीडियो बनाया गया था और ये वीडियो फुटेज जो है अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिससे लेकर भी यहाँ पर हंगामा है। आप जानते हैं कि 4 जुलाई 2024 के अंदर से लेकर 5 अगस्त 2024 तक जो है यहाँ पर हंगामा चला और इसी हंगामे के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा, पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद भी एक आपको मैं शॉकिंग खबर यहाँ पे बता दूं कि शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद भी बांग्लादेश को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसी देश के अंदर रहे, चाहे उसकी जान ही चली जाए। और उस दौरान भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कॉल जाता है कि शेख हसीना जी आप भारत की तरफ आ जाओ, नहीं तो भीड़ आपको मार देगी। पर फिर भी उस समय वो रेडी नहीं थी। फिर बात करी थी अजीत डोभाल के द्वारा। अजीत डोभाल ने जब बात करी तो उस समय भी कहा गया कि आप यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो भीड़ आपको मार देगी। और आखिरकार हसीना मान ही गई, यानी कि शेख हसीना मान गई और उसके बाद में ये भारत में आ गई। और आज भी ये शरणार्थी के तौर में कहाँ निवास कर रही है? भारत के अंदर ही निवास कर रही है। अब भारत से लौटाने की बात जो है बांग्लादेश बार बार कर रहा है कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, सुनवाई के दौरान इन्हें यहाँ पर उपस्थित होना है। इसलिए भारत से हम ये आग्रह करेंगे कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश पहुंचा दे। अब इसके ऊपर भारत ने क्या
रिप्लाई किया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्या शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप देखिए 5 अगस्त को पद खाली हुआ, और ये भाई साहब ये आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि पपेट पीएम बना था, अंतरिम सरकार जिसकी बनी थी मोहम्मद यूनुस की। 8 अगस्त के दिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार यहाँ पर बन गई थी, और तब से लेकर अब तक भाई साहब केवल और केवल चुनाव टालने का ही यहाँ पर काम कर रहा है। अब कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अनरिफ्यूटेबल एविडेंस भी मिले हैं, ऐसे सबूत जिन्हें कभी ठुकराया नहीं जा सकता है, ऐसे सबूत भी मिले हैं मोहतरमा के खिलाफ। इसीलिए हम आज चार्जशीट तो इसकी तय करेंगे ही करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आज शाम तक फैसला आ सकता है बांग्लादेश की पीएम को लेकर, तो क्या इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए या फिर माफ कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग पार्टी, उसके द्वारा जो है यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है कि पूरी तरीके से हमारी पीएम को यहाँ पर फंसाया गया है। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इन दिनों सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार सड़कों को इनके द्वारा जाम कर रखा है। ये पूरे देश में डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन यहाँ पर लगा देना चाहिए। मोहम्मद यूनुस जो है उसके पोस्टर तक यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। अब इन सभी चीजों को देखते हुए सरकारी वकील, जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी कि जो सरकारी वकील चाहता है कि शेख हसीना को पूरी तरीके से फांसी यहाँ पर दे दी जाए, उस सरकारी वकील का नाम है गाजी मुजव्वर हुसैन। इसके द्वारा जो है अभी हाल ही में ये कहा गया कि 1400 हत्याएं कोई छोटा आरोप नहीं होता है, 225 से ज्यादा देशद्रोह का मुकदमा ये कोई छोटा आरोप नहीं होता है, टॉर्चर करने का मामला, किडनैपिंग का मामला ये भी कोई छोटा नहीं होता है, भ्रष्टाचार का मामला ये भी कोई छोटा नहीं होता है। इसलिए इसे फांसी की सजा देकर पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कानून के दायरे में हर कोई आता है, चाहे वो देश का पीएम हो या कोई और। इसीलिए कोई भी अगर देश का पीएम बनेगा तो इस प्रकार के फैसले लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि मुझसे पहले वाले पीएम का क्या हाल हुआ है, तो मैं कुछ इस प्रकार के फैसले ना दूं। अच्छा, आगे की बात को जाने हम कि भारत क्या कर रहा है, कि भारत की तरफ से किस प्रकार का एक्शन है। उससे पहले अगर आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो कल 14 नवंबर को शाम को 5 बजे हमारा एक शानदार वेबिनार आ रहा है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम फ्री में रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलेगा? तो जैसे आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, जो कि मैंने ही किया था। उस पर जाके आप टैप करेंगे तो उसमें लिंक ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना, बस उसको सबमिट कर देना और कल शाम को 5 बजे जरूर से ज्वाइन हो जाना। अब ये जो वकारुल जमान है जो कि सेना प्रमुख है बांग्लादेश का, वो पूरी तरीके से घबराया हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में भी केवल एक ही सवाल चल रहा है कि 4 अगस्त 2024 को जैसी घटना हुई थी कहीं वैसी घटना एक बार फिर से ना हो जाए, लोग जो है इमारतों को ना जला दे, इसीलिए इस प्रकार के कारनामे यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब इतनी सारी बातें सामने निकल के आने के बाद में शेख हसीना की तरफ से भी रिप्लाई आना शुरू हो गया है। शेख हसीना ने कहा है कि ये एक प्रकार का झूठ मेरे लिए फैलाया जा रहा है, मैंने कोई हत्याएं नहीं करवाई है, ना मेरे ऊपर किसी प्रकार का देशद्रोह का मुकदमा है, और जब से मैंने बांग्लादेश को छोड़ा है उसके बाद में एक के बाद एक मुकदमे मेरे खिलाफ जो है यहाँ पर तैयार करवा दिए गए हैं। एक तरीके से पूरे बांग्लादेश के अंदर मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रेडी किया जा रहा है, जिसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा में यहाँ पर बोल सकती हूँ, ये इसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा, मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी इसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कभी नहीं चाहती है कि मैं बांग्लादेश के अंदर लौटूं, क्योंकि अगर मैं वापस बांग्लादेश के अंदर लौट आई तो मेरी सरकार बनने में टाइम नहीं लगेगा। और इसी के चलते अभी जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उसके द्वारा मेरे पासपोर्ट तक को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और जब तक लोकतंत्र नहीं सुधर जाता बांग्लादेश का, शायद तब तक मैं कभी भी देश के अंदर नहीं लौटने वाली हूँ। इसी बात को लेकर यहाँ पर हंगामे लगातार जारी है। अब आप देखिए, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का विरोधी है कि नहीं? मोहम्मद यूनुस अभी तक जितने भी फैसले ले चुका है वो भारत के विरोध ले रहा है। शेख हसीना किसके समर्थन करती थी? भारत का समर्थन करती थी, और इसीलिए ये चाहता है कि ये हमेशा भारत के अंदर बैठी रहे, ये कभी वापस वहां पर न लौट आए, क्योंकि इसका झुकाव किसकी तरफ है? पाक की तरफ है, चाइना की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, और ये भारत को बिल्कुल ऐसे समझता है कि कुछ देश ही नहीं है जैसे इसके सामने। अब शेख हसीना ने अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया था, जिसमें इसने इसके ऊपर भी निशाना साधा है, जिसमें कहा है कि यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के सहारे पूरी तरीके से चल रही है और भारत के साथ में दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है।
अब आप यहाँ पर देखिए क्या कहा है। शेख हसीना ने अभी हाल ही में बुधवार को पीटीआई न्यूज़ को एक ईमेल इंटरव्यू दिया है, जिसमें इन्होंने यूनुस के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं कि भाई ये आरोप तो इसने लगाए हैं कि मैंने जब से बांग्लादेश को छोड़ा है तब से लेकर अब तक मेरे ऊपर कई प्रकार के मुकदमे चला दिए हैं। पर इसके साथ साथ ये भी कहा है, हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की वर्तमान मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो कट्टरपंथियों के सहारे चल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर बैठकर कभी पाकिस्तानी लोग भारत को धमकी देते हैं, कभी तुर्की के लोग धमकी देते हैं और कभी खुद बांग्लादेश के लोग धमकी देते हैं। तो इस प्रकार की धमकियां वाले देश ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते मार्केट में। ये बात भी यहाँ पर शेख हसीना समझाने की कोशिश कर रही है। उसने ये तक कहा है कि मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी नीति बेवकूफ़ाना है और खुद का नुकसान करने वाली है। शेख हसीना ने यह कहा है कि वतन वापसी तभी संभव है जब तक लोकतंत्र बहाल होगा। अवामी लीग पर से प्रतिबंध। अवामी लीग क्या है? तो ये शेख हसीना की पार्टी है जिसके ऊपर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा हुआ है, और जब तक इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो शेख हसीना चुनाव के अंदर शामिल नहीं हो पाएगी। तो अब ये बोल रहे हैं कि इस डमी पीएम को यहाँ से हटना होगा और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर जब होंगे तब मैं वापस लौटूंगी। तो भारत को यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव करा देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश के राजनीतिक मामले में, आंतरिक मामले में कई बार हस्तक्षेप कर चुका है। अमेरिका खुल के कई बार ये बात बोल चुका है कि अगर यहाँ पर चुनाव होंगे तो वो खुले तौर पर निष्पक्ष होने चाहिए। तो भारत भी खड़ा रह के क्या करवा सकता है? चुनाव यहाँ पर आयोजित करवा सकता है। तो तभी बांग्लादेश की पीएम का यहाँ पर लौटना वहाँ पर संभव हो सकता है, क्योंकि अभी जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी हुई है वो एक प्रकार से कट्टरपंथी सरकार है, यानी कि हिंदू विरोधी सरकार यहाँ पर बनी हुई है। और मोहम्मद यूनुस जो है बार बार शेख हसीना की मांग कर रहा है कि इसे वापस यहाँ पर भेज दो। और उसी के चलते भारत सरकार ने जो वीज़ा है उसको भारत सरकार ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि भारत अभी शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मोहम्मद यूनुस बोलो या फिर कोई और बोलो, क्योंकि इसके डमी पीएम के बोलने की वजह से और कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये जो अभी अंतरिम सरकार बनी हुई है मोहम्मद यूनुस की, इसके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है। मुकदमा कैसे चलेगा और कैसे जो इसको लेकर आंदोलन शुरू हो सकता है उसके बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो संस्कृति कभी धर्म का विरोध नहीं करती। बांग्लादेश के परिसरों में यूनुस सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। अब हुआ क्या था, सुनिएगा जरा। बांग्लादेश के विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस्लामिक समूह के दबाव में आकर संगीत और पीटी शिक्षक जो हैं इनके पद को ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया कि अब हमें ना तो किसी संगीत टीचर की जरूरत है, ना हमें पीटी टीचर की जरूरत है। इसीलिए इस प्रकार के पद को रिक्त किया जाता है। और जैसे इस प्रकार की बातें सामने निकल के आई तो पूरे देशव्यापी सांस्कृतिक विद्रोह जो है एक प्रकार का भड़कना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं इस्लामिक समूह ने बोला है कि हमको पीटी टीचर बनवा के क्या करना है, हमको संगीत सीख के क्या करना है। तो इस प्रकार के हंगामे जो है यहाँ पर लगातार शुरू में ही दिखाई दे रहे हैं। आगे शेख हसीना के द्वारा कहा गया है कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, था और रहेगा। हसीना ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत के साथ में खराब संबंध करके चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का यह पूरी तरीके से काम कर रहा है कि कूटनीतिक कदम ना समझी भरे हैं और आत्मघाती टाइप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साबित होते हैं दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप क्या इसको लेकर सोचते हैं? क्या बांग्लादेश की पीएम को यहाँ पर फांसी की सजा मिलनी चाहिए? मोहम्मद यूनुस की सरकार गिरनी चाहिए? क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, कल शाम को 14 नवंबर को 5 बजे हमारा शानदार वेबिनार आयोजित होगा डेटा एनालिस्ट को लेकर, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो एग्जाम नारी के नाम से पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और जरूर से उसको भर दीजिएगा। हम मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।